बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। कोई भी इंसान अपने संपूर्ण जीवन से संतुष्ट नहीं होता है। लाइफ का एक एंगल ऑलवेज एम्प्टी होता है। किसी के आर्थिक जीवन में संपन्नता होती है तो उसके लव लाइफ में कोई अधूरापन रह जाता है, और अगर उसका लव लाइफ भी अच्छा है तो समाज में उसे वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जो वो चाहता है, और इंसान इसी खालीपन में अपने अस्तित्व को ढूंढता रहता है और सोचता है गलती कहाँ हो रही है। लेकिन गलती आज नहीं, बहुत पहले हो चुकी है, जब तुमने खुद को नहीं चुना था, दुनिया को चुना था। जब तुमने दिल की नहीं सुनी थी, दिमाग का सुना था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जहाँ पे बहुत जेनरेशन तक एक युवराज ने जन्म नहीं लिया। वहाँ राजकुमारी ही जन्म लेती थी, और जब राजकुमारी का विवाह होता तो उसी का पति उस राज्य का राजा बनता। तो हर राजा के साथ उस साम्राज्य का जो वंश था, जो गोत्र था, वो बदल जाता था, जो प्रजा को पसंद नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो धरती अभिशापित थी, इसीलिए वहाँ कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा था। प्रजा के साथ साथ राज्य परिवार भी दुखी था। लेकिन काफ़ी वर्षों की तपस्या के बाद उस राज्य में एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया, और ये बात प्रजा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। प्रजा में हर्षोल्लास का वातावरण था। सब बहुत उत्साहित थे राजकुमार को देखने के लिए। राजकुमार को जब लोग देख रहे थे तो वो राजकुमार किसी दिव्य पुरुष से कम नहीं था। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे और उन्हें हर तरह की शिक्षा दी जाने लगी, हर तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जाने लगा। राजकुमार भी अपने हर कार्य को बड़े ही ईमानदारी और चतुरता के साथ करते थे। राजकुमार बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन समय ने उन्हें ये सिखाया कि जिम्मेदारी उठाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, क्योंकि कई वर्षों के बाद उस राज्य में एक पुत्र हुआ था। तो उस पुत्र के ऊपर उस पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी थी, और इस बात का एहसास उस राजकुमार को हमेशा कराया जाता था, और राजकुमार भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। तो एक वक्त ऐसा आया जब राजकुमार जवान हो गए, 21 साल के हो गए। तब राजा ने कहा कि अब राजकुमार का युवराज अभिषेक कर देना चाहिए। पूरे राज्य में इस बात की घोषणा कर दी गई कि राजकुमार का युवराज अभिषेक होने वाला है। सारे नगरवासी बहुत खुश थे। नगर को बड़े ही अच्छे से सजाया गया था, और जिस दिन ये प्रोग्राम, ये फंक्शन होने वाला था, पूरे नगरवासी अपने अपने तरफ से राजकुमार के लिए कोई न कोई तोहफा लेके आए थे, और राजकुमार भी सबके तोहफे को बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर रहे थे। तभी वहाँ उस राज्य महल में एक 18-19 साल की लड़की आई जो बहुत सुंदर थी। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। जब उस लड़की ने राजकुमार को वो गुलाब का फूल भेंट किया तो राजकुमार उसकी आंखों में देखते ही रह गए। राजकुमार को लगा कि उनका बिछड़ा हुआ साथी मिल गया। वो शायद उसको जानते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस लड़की के साथ उनका। राजकुमार का दिल और दिमाग उस लड़की में उलझ के रह गया। फंक्शन खत्म हो गया, लोग अपने अपने जगह चले गए, लेकिन राजकुमार के दिल और दिमाग पर वो लड़की छाई रही। राजकुमार चाह के भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे।
जब महीनों तक ऐसा ही चलता रहा तो फिर राजकुमार ने मंत्रियों को कह के उस लड़की का पता लगवाया। पता चला वो लड़की कोई और नहीं, उसी राज्य के द्वारपाल की बेटी है। राजकुमार उस लड़की से मिलने पहुंच गए और अपने प्रेम का इजहार किया। कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, तुम्हें अपने मन से निकालने की, लेकिन मैं ऐसा कर न सका। इसीलिए तुम मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं राजा बन जाऊँगा तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊँगा। तुम्हारे अलावा मैं और किसी से विवाह नहीं करूँगा। तब उस युवती ने कहा, राजकुमार, जब मैंने भी आपको पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ कि आपको मैं जन्मों से जानती हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करने लगी, पर मैं जानती हूँ कि मेरे और आपके बीच एक मर्यादा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। आप एक राजकुमार हो और मैं एक द्वारपाल की बेटी हूँ। हमारा मिलन कभी भी संभव नहीं है। कोई भी हमारे इस रिश्ते को नहीं स्वीकारेगा। इसीलिए राजकुमार, आप अपने महल लौट जाइए और मुझे भूल जाइए। मैं आपके योग्य नहीं। राजकुमार ने कहा, तुम ऐसी बातें न करो, तुम ही मेरे योग्य हो। तुम मेरे मन में बस गई हो, बस तुम ही मेरी हो। उस लड़की ने राजकुमार को बहुत समझाया, पर राजकुमार नहीं माना और धीरे धीरे वो लड़की भी तो पसंद ही करती थी, वो भी राजकुमार से प्रेम करने लगी और इन दोनों के प्रेम के चर्चे होने लगे। जब द्वारपाल को इस बात का पता चला तो वो डर गया कि इतने बड़े साम्राज्य का जो राजकुमार है वो मेरी बेटी को पसंद करता है। अगर लोगों को पता चलेगा तो वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। द्वारपाल ने तुरंत ही अपनी बेटी को उसके ननिहाल भेज दिया और उसके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। और ये बात फैलते फैलते राजा रानी तक पहुंच गई। तब रानी ने राजकुमार को अपने महल में बुलवाया और कहने लगी कि राजकुमार, आपका जन्म इस राज्य के लिए एक वरदान है। बहुत सालों के बाद इस धरती पर एक युवराज ने जन्म लिया है। लोगों की बड़ी आशाएं हैं आपसे, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। तो आप, सिर्फ आप नहीं हो, आपके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके कंधे पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो राजकुमार, आप अगर अपने दिल की सुनते हो तो पूरे प्रजा में बगावत हो जाएगी, हमारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा और लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। क्या चाहते हो आप? जिस धरती ने आपको वरदान के रूप में जन्म दिया है, क्या उसी धरती को फिर से अभिशापित करना चाहते हो? अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपका जन्म ही जिम्मेदारी को निभाने के लिए हुआ है। इसीलिए आपका चुनाव भी प्रजा होनी चाहिए। खुद के खुशी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद राजकुमार को भी लगा कि उसका जन्म प्रजा के लिए हुआ है, खुद की खुशी के लिए नहीं हुआ है। तो राजकुमार ने अपने दिल को सप्रेस कर दिया और अपने दिमाग को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा रानी के कहने पे किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। उस लड़की का भी विवाह हो गया जिससे वो प्रेम करते थे और वो भी अपने ससुराल चली गई। और धीरे धीरे राजकुमार अब राजा बन गया और एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति और एक आदर्श पिता। लोग उन्हें बहुत मानते थे और वो भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। पर दिल के किसी कोने में वही लड़की बैठी हुई थी। और धीरे धीरे समय के साथ राजकुमार जो थे, जो अब राजा बन गए थे, बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए जगह जगह से वैद्यों को बुलाया जाता था, पर राजा ठीक नहीं हो रहे थे और धीरे धीरे राजा ने बोलना बंद कर दिया।
जब भी वो बोलने की कोशिश करते उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा निकलती, पर वो बोल नहीं पाते। राजे वैद्य समझ नहीं पा रहे थे कि राजा को हुआ क्या है, उनके मन में कौन सी व्यथा है जिसे वो कह नहीं पाते हैं, और आंखों से आंसू बन के वही व्यथा निकल रही है। रानी और राजकुमारों के कहने पे वैद्य सिर्फ इतना कहते कि जब तक महाराज बोलेंगे नहीं तब तक उनके बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी जो ये बीमारी है वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है। उनके मन में कोई ऐसी अतृप्त इच्छा है जो जब तक पूरी नहीं होगी राजा की हालत ऐसी ही रहेगी। और समय बीतता गया, राजा ने बिस्तर पकड़ लिया और एक दिन उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया। पर अंतिम सांस के साथ उनके मुंह से एक शब्द निकला, निहारिका। लोग समझ ही नहीं पाए कि राजा ने निहारिका क्यों कहा। वो राजा थे, उनका राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि होने के लिए लोग उसमें बिजी हो गए और राजा का अंत्येष्टि हो गया। और यही राजा अगले जन्म में एक साधारण परिवार में एक कन्या के रूप में जन्म लेते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारी कन्याएं थी। तो इन्हें वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिला जो ये चाहते थे। इन्हें भाई बहनों का भी प्यार नहीं मिला, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे भाई बहन थे। जब ये लड़की बड़ी हो गई, कॉलेज स्कूल जाने लगी, तो इसके मृदु स्वभाव के कारण, इसके सात्विक स्वभाव के कारण, इसके शांत स्वभाव के कारण इसके दोस्त भी नहीं बन पाए, क्योंकि लोग चंचल लोगों को पसंद करते हैं, शांत मृदु को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ भी इसके जीवन में एक खालीपन रहा। फिर इसका विवाह हो गया। पति व्यावसायिक थे और अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त थे कि इमोशन के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो प्रेम जीवन में भी एक अधूरापन रहा, वैवाहिक जीवन में भी एक अधूरापन रहा। फिर समय के साथ इस लड़की ने बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया, और दोनों ही पुत्र में पिता का आनुवांशिक गुण आया था। वो दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इमोशन से कोसों दूर। तो इस लड़की को बच्चों का प्यार भी नहीं मिला और पूरी ज़िंदगी ये लड़की सच्चे प्यार के लिए तरसती रह गई, उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। इस लड़की को तो पता नहीं था कि उसके जीवन में प्यार की कमी क्यों रही, लेकिन आपको तो पता चल गया ना कि उसके जीवन में प्रेम का अभाव क्यों था, क्योंकि किसी एक जन्म में उसने प्रेम को ठुकराया था। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, बार बार एक ही पैटर्न आपके जीवन में रिपीट हो रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो खुद को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं किसी लाइफ में आपने इस चीज़ को ठुकराया तो नहीं था, आपने कहीं किसी को होल्ड तो नहीं करा रखा है। तो अपने सोल से कनेक्ट होके उस सोल से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आज भी वो सोल आपके इंतज़ार में बैठा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये साइकिल आपके जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा और ये नेगेटिविटी आपके लाइफ से कभी नहीं जाएगी। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।